नमस्कार, माय ड्रीम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के आज हम टॉप एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में हिंदी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को पूरे देश के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था। तो भारत का जो राजभाषा है हिंदी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। सेकंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, भाषा का सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण। ठीक है, तो वर्ण याद रखेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कभी कभी हमें ऑप्शन में अक्षर भी दिखाई देता है। ठीक है, अक्षर में होता क्या है, एक से अधिक ध्वनि होते हैं जबकि वर्ण में सिर्फ एक ही ध्वनि होते हैं। ठीक है, तो एक अक्षर में एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं या ध्वनि हो सकते हैं, लेकिन वर्ण जो है इसमें केवल एक ही ध्वनि होते हैं। तो सबसे छोटा इकाई अगर पूछा जाए तो वर्ण है। ठीक है, भाषा का सबसे छोटा इकाई वर्ण। यहाँ पर से एक और प्रश्न बन सकते हैं कि भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई, अगर आपसे सार्थक इकाई पूछा जाए तो सार्थक इकाई में क्या होगा? तो सार्थक इकाई में होगा शब्द, क्योंकि वर्णों के ही मेल से क्या बनता है? शब्द का निर्माण होता है। तो सबसे सार्थक इकाई या छोटा इकाई अगर पूछा जाए सार्थक में तो है शब्द। अगला प्रश्न है थर्ड, निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? तो जिस वर्ण के उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, अगर आप क का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मुख से कम हवा निकलता है इसके अपेक्षा ख के। अगर आप ख का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि क के अपेक्षा अधिक हवा निकलता है। करके देख सकते हैं, क ख अधिक हवा निकला। तो यहाँ पर ख क्या हो जाएगा? महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है? जिसमें मुख से अधिक हवा निकलता है। तो हमें पहचानना है कि अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो क ख ये तो है, च छ ज तो ये दोनों अल्प प्राण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा च और ज। बाकी त थ ब और भ दोनों भी जो है अल्प प्राण महाप्राण है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन जो है कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अयादि स्वर संधि निम्न में से कौन से शब्द में है? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि आप इससे 4 शब्द की फैक्टर याद रख सकते हैं, जैसे अ, आय, आओ और आओ। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटर में इस प्रकार का निर्माण दिखे तो आप जो है अयादि स्वर संधि लगा सकते हैं। जैसे इन सभी को अगर हम देखें तो देखिए, इसमें शिवालय है, विनायक है। तो विनायक में अगर हम सेंटर पॉइंट में ध्यान दें तो आ और य है, तो आय बन रहा है। ठीक है, ये का निर्माण हो रहा है। और इसका निर्माण कब होता है? जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। ठीक है, अयादि स्वर संधि में। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विनायक का विनय, विनय धन अक, विनय धन अक जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा संधि है? अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है 6, नारित्व में कौन सी संज्ञा है? नारित्व में है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिसमें भी किसी भी गुण वस्तु के भाव दोष का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति पर्सन का ही बोध कराता है, जैसे मोहन, सुरेश, हिमालय, या हम कहें कोई माउंट एवरेस्ट के अंतर्गत अगर कोई चोटी का नाम लेते हैं, या नदी में जैसे गंगा, यमुना, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे गाय, बहन, ठीक है, ये सभी चीज़ें। द्रव्यवाचक में जो नाप तौल के इकाई पर आधारित होते हैं उसका बोध होता है, जैसे कि दूध है, पानी है, सोना है, चांदी है, ये सभी का। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा है नारित्व। अगला प्रश्न है हमारा 7,
गुलाब शब्द में संज्ञा है, गुलाब शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो गुलाब शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ये नाम नहीं है। गुलाब पुष्प के अंतर्गत जैसे रेड, वाइट, येलो, ये सभी प्रकार के गुलाब होते हैं, ठीक है। तो इसमें गुलाब बस दिया है तो जातिवाचक संज्ञा। वह खाना, अगला प्रश्न है 8, वह खाना खा रहा है में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम शब्द है वह। अगला प्रश्न है 9, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हम दो सर्वनाम में करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आप। आप का जो प्रयोग है हम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। जब निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग करते हैं तो खुद के लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा या आप भला तो जग भला, इस प्रकार निजवाचक में भी आप का प्रयोग होते हैं। तो आप का जो है दो सर्वनाम में प्रयोग होते हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम में और एक निजवाचक सर्वनाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो विशेषण का भी, वह शब्द जो विशेषण का भी विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण शब्द। जैसे अर्चना बहुत सुंदर लड़की है, अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर कह रहे हैं, ठीक है। तो सुंदर का भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहे हैं? बहुत, इसी को हम कहेंगे प्रविशेषण। इसमें देखिए, उसकी टोपी काली है, नहीं है। थोड़ा पानी ले जाओ, ये भी नहीं है। वहाँ नुकीला पत्थर पड़ा है, ये भी प्रविशेषण इसमें नहीं है। छतरी बड़े साहसी होते हैं, इसमें है प्रविशेषण शब्द डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि साहसी में भी जो है विशेषता बता रहा है बड़ा, ठीक है। तो बड़े साहसी होते हैं। अगला प्रश्न है 11, मैं घड़ा भरता हूँ। मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होते हैं उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कर्म है घड़ा, ठीक है, भरने का काम किया जा रहा है खुद के द्वारा अर्थात मैं के द्वारा, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, आपादान कारक का चिन्ह क्या है? आपादान कारक का चिन्ह है से। आपादान की विभक्ति चिन्ह होता है से, इसे याद रखेंगे। दही में कौन सा लिंग है? दही में कौन सा लिंग है? तो दही में लिंग है पुल्लिंग। दही में लिंग होता है पुल्लिंग। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में लिंग के भेद कितने हैं, तो दो ही भेद है इसमें, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। अधिकारी वर्ग में कौन सा वचन है? देखिए, अधिकारी वर्ग जुड़ा हुआ है तो बहुवचन है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं होते, तीन वचन नहीं होते, सिर्फ दो होते हैं, एक वचन व बहुवचन, ठीक है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो अधिकारी वर्ग में कौन सा वचन है? बहुवचन है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? ताजमहल किसी विशेष इमारत को दर्शा रहा है तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? जस्ट मैंने बताया इस चीज़ का उदाहरण। आप भला जग, तो जग भला में उदाहरण है, सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण परिणाम बोधक है? कौन सा विशेषण परिणाम बोधक विशेषण है? तो परिणाम बोधक किसे कहते हैं? कौन से विशेषण शब्द को कहते हैं? तो वह विशेषण शब्द जो नाप तौल के प्रणाली पर आधारित होता हो, ठीक है। इसके भी दो भेद हैं, नाप तौल के प्रणाली पर तो आधारित है लेकिन दो भेद है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। निश्चित में क्या होता है, जैसे हम 2 केजी मान लीजिए आप टमाटर खरीद रहे हैं तो 2 किलो टमाटर एक निश्चित भार है, ठीक है। अगर हम इसे कहें कि कुछ टमाटर देना तो ये अनिश्चित हो गया, तो कोई, कुछ, ठीक है, ये सभी जो है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें देखें तिकोना, थोड़ा, थोड़ा क्या हो जाएगा? अनिश्चित है। थोड़ा टमाटर देना अगर हम कहें या थोड़ा दूध देना, तो इस प्रकार की चीज़ें अनिश्चित परिणाम बोधक के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा। अगला प्रश्न है 18, चयन में कौन सा संधि है? तो चयन में जो संधि है यह है अयादि स्वर संधि। देखिए, अगर आप चयन को ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर हम इसका वर्ण विच्छेद कर दें, जैसे च हलंत, धन, अ,
धन य हलंत, धन अ, धन लास्ट को ना, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द बन रहा है, अय, और अय किस में आता है, अयादि स्वर संधि में। और अय का निर्माण कब होता है, जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब। तो ए की मात्रा किस में लग जाएगा, चे, च में। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चेधन अन, चेधन अन हो जाएगा। ठीक है, तो चयन में कौन सा संधि है, अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है, मीना नौकरानी से कपड़े सिलवाती है, इस क्रिया में सिलवाती क्रिया क्या है। ठीक है, जब भी हम अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से कराते हैं तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, चाहे आप जो भी काम कराएं, जैसे मोहन अपने बच्चों को टीचर से पढ़ाता है, ये भी एक प्रेरणार्थक क्रिया ही है। तो इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा, मीना नौकरानी से कपड़े सिलवाती है, तो ये क्रिया हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। राइट आंसर होगा सी। जैसे इसमें अगर आप देखें पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है, ये सभी चीज़ें अलग है, तो प्रेरणार्थक क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। याद रखेंगे, क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम कहते हैं धातु। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के अगर सामान्य देखें तो हम 4 भेद पढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। तो ऐसे सामान्य रूप से इसके 4 भेद हैं। भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ में विशेषण शब्द है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भूखा। भूखा व्यक्ति को बता रहा है भूखे। अगला प्रश्न है, यह किसका पराक्रमी बालक है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इस वाक्य में है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के कितने भेद हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8। ठीक है, कारक के 8 भेद, कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है, करण, आपादान, संप्रदान, अधिकरण, ये सभी करेंगे तो 8 प्रकार के कारक के भेद हैं। अगला प्रश्न है, सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, इनमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या लगा है, विभक्ति चिन्ह से। अब से जो विभक्ति चिन्ह है 2 स्थानों पर आता है, एक आता है करण कारण में और एक आता है अपादान में। तो दोनों में अगर हम देखें करण कारण और अपादान में, तो करण कारण का विभक्ति चिन्ह भी से होता है और अपादान का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो दोनों स्थान के अंतर्गत थोड़ा सा भेद है। करण में किसी भी प्रकार के साधन के लिए आता है, जैसे अगर हम किसी वस्तु को किसी साधन से काटते हैं, जैसे कि टमाटर या कोई भी जो सब्जी है, अगर हम उसे चाकू से काटते हैं तो हम कहेंगे मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ। तो यहाँ पर जो से विभक्ति चिन्ह आ रहा है वो करण कारण है। ठीक है, आपादान में क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है, पृथक होना चाहिए। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, यहाँ भी से आ रहा है, लेकिन पेड़ से क्या हो रहा है, जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अपादान कारण। यहाँ पर देखिए, सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, तो अलगाव हो रहा है, महानदी सिहावा पर्वत से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, अपादान कारक है। तो राइट आंसर होगा सी, अपादान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुखी होना में कौन सी क्रिया है। दुखी होना में कौन सी क्रिया है। तो दुखी होना में है नाम धातु क्रिया। याद रखेंगे, दुखी होना नाम धातु क्रिया। जब भी हम किसी संज्ञा शब्द के साथ कोई क्रिया को अगर योग कर दे तो वहाँ पर होता है नाम धातु क्रिया। जैसे दुखी कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, होना एक क्रिया है, यहाँ पर हो जाएगा नाम धातु क्रिया। जैसे आप कह सकते हैं भस्म करना, भस्म है भाववाचक संज्ञा और करना क्रिया है, तो भस्म करना। ठीक, ये सभी चीज़ें आता है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो यहाँ पर क्या आया है, कोई। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं है। ठीक है, कि कोई कौन सुनेगा ना कौन। ठीक है, तो धीरे धीरे बोलना है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम सी। अगला प्रश्न है, प्रेम शब्द में संज्ञा है, प्रेम शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। तपोवन में कौन सा संधि है। तपोवन में कौन सा संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपोवन में तपह धन वन।
ठीक है। इसका संधि विच्छेद अगर हम देखें तो तपः धन वन, तो इसका राइट आंसर है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है वायु प्रक्षेप्य की दृष्टि से व्यंजन के भेद मैंने बताया ऊपर, अल्प प्राण महाप्राण 2 है, तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 2। अगला प्रश्न है झा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। झा वर्ण के उच्चारण स्थान, झा कौन से वर्ण में आता है, च में, च वर्ग में आता है, च छ ज झा, सेकेंड है च वर्ण, तो ये है इसका उच्चारण हो जाएगा तालु। सबसे पहले कंठ आता है, कंठ के ऊपर तालु, ठीक है। तो क पहले वर्ण आता है क वर्ग, उसके बाद च वर्ग आता है, तो च वर्ग वाले जितने भी वर्ण रहेंगे वो तालु से उच्चारण होगा। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनना है, हमें चक्की को जो है पहचानना है कि इनमें जो है चक्की किससे बनेगा। देखिए च हलंत यहाँ नहीं है, यहाँ भी हलंत नहीं है, इसमें हलंत है सी में, तो इसमें च हलंत क ई ये सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कभी भी आप वर्णों का विच्छेद करें तो यहाँ पर से ध्यान देना, हमेशा आप व्यंजन में हलंत लगाएंगे, व्यंजन जितने भी रहेंगे उसमें हलंत लगाएंगे, और जो भी मात्रा लगेगा वह स्वर वर्ण का मात्रा होता है, ठीक है। तो उसे आप स्वर वर्ण के साथ अलग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अजंत का सही संधि विच्छेद क्या है। अजंत का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अच धन अंत, राइट आंसर हो जाएगा डी, अच धन अंत। गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है, गिरोह किसी समूह को दर्शाता है, तो समूहवाचक संज्ञा। जो जागेगा सो पाएगा में कौन सा सर्वनाम है, जो जागेगा सो पाएगा, जो और सो किस में आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। उसने गंगा स्नान करके पूजा अर्चना किया में कौन सा क्रिया है। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, गंगा स्नान किया, उसके बाद पूजा अर्चना किया, तो इस प्रकार जब हम किसी एक क्रिया को करके फिर सेकंड जस्ट हम दूसरे क्रिया को करते हैं, जब हम एक क्रिया को कर लेते हैं फिर दूसरा क्रिया करते हैं उसके साथ ही, तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द मुझ स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे, रोटी गरीबी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, होठ नहीं है, इस चीज को याद रखना, होठ स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। ऊपर बताया मैंने हिंदी में कितने वचन है, 2, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। देखो यहाँ पर को आ गया, कोई भक्ति चिन्ह 2 में आता है, एक कर्म कारक में आता है और एक संप्रदान कारक में आता है, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ दान करते हैं, कुछ उसके लिए कार्य करते हैं, वापस आता है संप्रदान। इसमें जो है किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है, एक कर्म होता है, ठीक। तो ये चीज़ें होता है कर्म कारक में। यहाँ पर राइट आंसर होगा संप्रदान कारक, क्योंकि गुरु जो है शिष्य को क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो जब भी हम किसी को कुछ देते हैं वहाँ पास होता है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है। 10 हाथ जगह नाप तोल के प्रणाली पर आधारित है, तो नाप तोल के प्रणाली पर आधारित है तो परिणामवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्न में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म होना चाहिए। श्याम आम खाता है, राइट है। श्याम सोता है, सोने का प्रभाव श्याम पर पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है, यह अकर्मक है। बाकी श्याम गाता है मतलब कुछ न कुछ गाता है, तो क्या गाएगा, गीत ही गाया जाएगा। श्याम पढ़ता है मतलब कुछ न कुछ पढ़ता है, चाहे किताब पढ़े कुछ भी पढ़े, तो इसमें दोनों में छिपा हुआ कर्म है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो राइट आंसर होगा श्याम सोता है, अकर्मक क्रिया है ये। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52। इन 52 वर्ण में स्वर वर्ण की संख्या भी आप याद रख सकते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, तो 11 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं, तो मूल जो व्यंजन वर्ण की संख्या है वो 33 है। संयुक्त व्यंजन 4 है, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है। इस प्रकार चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण दंत से नहीं होता है, अर्थात दांत जीभा के स्पर्श से नहीं होता है। यह जो है राइट आंसर है ए जो है कंठ तालव्य का इसका उच्चारण स्थान है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहचानना है। पानीपत की पहली लड़ाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी हम किसी युद्ध के विशेष बारे में बताते हैं, डेट
या कोई भी युद्ध, पर्सनल एक युद्ध को बताएंगे, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। होली एक पर्व है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहन एक रिलेशंस है तो बहन में सभी प्रकार के बहन आ जाएंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो सी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन नहीं है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसमें है राइट आंसर चांदी। चांदी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जितने धातु होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? देखिए नाव जल में तैरती है, कौन सा है? अधिकरण में पर, ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, ठीक, तो में है यहाँ पर तो अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निम्न में संख्यावाचक विशेषण नहीं है तो इसके अंतर्गत 4 घोड़े संख्यावाचक है, कुछ लोग संख्यावाचक है, 30 दिन संख्यावाचक है, लेकिन कुछ पानी संख्यावाचक नहीं है। यह परिणाम वाचक है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माप तौल के प्रणाली पर है। हम इसे लीटर में मापते हैं पानी को, क्योंकि इतना लीटर पानी, तो कुछ पानी अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण के रूप में आएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें प्रविशेषण शब्द है? इसमें प्रविशेषण शब्द ढूंढना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चना अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो है ही लेकिन कितना? अत्यंत, ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा अर्चना अत्यंत सुंदर है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऊपर मैंने बताया कि प्रविशेषण जो विशेषण शब्द का भी विशेषता बताता है। अगला है गणतंत्र का विलोम शब्द। गणतंत्र मतलब क्या? लोगों का तंत्र। और पहले क्या चलता था? राजा का तंत्र, तो उसे हम क्या कहेंगे? राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राजतंत्र। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों को कहते हैं, कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पी परसर्ग। आज इतना ही, आगे फिर हम फिर से देखेंगे।